हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम क्लासेस में। हम शुरू कर रहे थे वासुदेव नंदन जी से व्याकरण की क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा छंद। छंद का लक्षण। छंद का लक्षण अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना जो है छंद कहलाती है। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। पूछ लेता है कि छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई है, तो ऋग्वेद में हुई है। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कविता का छंद शास्त्र है। छंद पद की रचना का मानक है और इसी के अनुसार पद की सृष्टि होती है। पद्य रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र का अध्ययन किए बिना नहीं होता। आगे देखते हैं। छंद हृदय की सौंदर्य भावना जागृत करते हैं। छंद जो है सौंदर्य भावना जागृत करते हैं। छंदोबद्ध कथन में एक विचित्र प्रकार का आह्लाद रहता है जो आप ही जगता है। तुक छंद का प्राण है। यही हमारी आनंद भावना को प्रेरित करती है। गद्य में सुसुकता रहती है और छंद में भाव की तरलता। यही कारण है कि गद्य की अपेक्षा छंदोबद्ध पद हमें अधिक भाता है। बता रहे हैं वासुदेव नंदन जी की गद्य में सुसुकता रहती है और छंद में भाव की तरलता। यही कारण है कि गद्य की अपेक्षा छंदोबद्ध पद हमें अधिक भाता है। चलिए आगे देखते हैं। सौंदर्य चेतना के अतिरिक्त छंद का प्रभाव स्थायी होता है। सौंदर्य चेतना के अतिरिक्त जो है इस छंद का प्रभाव स्थायी होता है। इसमें वह शक्ति है जो गद्य में नहीं होती। छंदोबद्ध रचना का हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गद्य की बातें हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन छंदों में कही गई बात हमारे हृदय पर अमिट छाप छोड़ती है। मानवीय भावों को आकृष्ट करने और झंकृत करने की अद्भुत क्षमता छंदों में होती है। छंदोबद्ध रचना में स्थायित्व अधिक होता है। अपनी स्मृति में ऐसी रचनाओं को दीर्घकाल तक संजो कर रखा जा सकता है। इन्हीं कारणों से हिंदी के कवियों ने छंदों को इतनी सहृदयता से अपनाया है। अतः छंद अनावश्यक और निराधार नहीं है। इनकी भी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। हिंदी में छंद शास्त्र का जितना विकास हुआ है उतना किसी भी विदेशी भाषा में नहीं हुआ। अब आ जाते हैं छंद के अंग देखते हैं। कविता में छंद योजना की प्रक्रिया एक कठिन साधना है। इसकी विशेषताओं को जानने के लिए इसके विभिन्न अंगों को समझ लेना। छंद के निम्नलिखित अंग हैं। पहला है पाद या चरण, दूसरा है मात्रा और वर्ण, तीसरा है लघु और गुरु, चौथा है संख्या क्रम और गढ़, पांचवा है यति, छठा है गति, सातवां है तुक। इसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। पहला है पाद या चरण। पाद या चरण की बात करें तो पाद को चरण कहते हैं। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग है। छंदों के प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण या पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। एक छंद में 4 से अधिक चरण हो सकते हैं, पर प्रायः 4 ही होते हैं। ये पाद 2 तरह के होते हैं। एक को समचरण और दूसरे को विषम चरण कहते हैं। प्रथम और तृतीय चरण को विषम और द्वितीय तथा चतुर्थ को सम कहते हैं। ये तो हो गया पाद या चरण पहला। दूसरा है मात्रा और वर्ण। मात्रा और वर्ण 2 प्रकार के स्वर हैं। मात्रा और वर्ण जो है 2 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ स्वर वाले वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दूना समय लगता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व दीर्घ को मात्रा कहते हैं।
यहाँ स्वर के साथ व्यंजनों का भी समावेश होता है, लेकिन व्यंजनों की मात्रा नहीं गिनी जाती। उदाहरणार्थ इस्थ, इस्थ, आधा सा, आधा था, या में सा, था, या तीनों में हलंत लगा है, इसलिए ये आधे हैं। हाँ, ये 3 व्यंजन हैं और आ स्वर है। यहाँ आ के कारण इस्थ एक ही मात्रा मानी गई है, इस्थ की एक ही मात्रा मानी गई है। इसी प्रकार कमल में 3 मात्राएं मानी जाएंगी। दीर्घ स्वर वाले वर्णों की 2 मात्राएं होती हैं। जैसे राजा 4 मात्राएं हैं। गुरु, गुरु, गुरु। वर्ण को अक्षर कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर। अपनी मात्राओं के कारण ये भी 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। वर्णों की गणना में दीर्घ वर्ण भी एक ही वर्ण माना जाता है। राजा में 2 वर्ण हैं, पर मात्राएं जो हैं 4 हैं। उदाहरण है गुण अवगुण जानत सब कोई। इसमें 16 मात्राएं हैं और 13 वर्ण हैं। इसमें गुण अवगुण जानत सब कोई में। अब आ जाते हैं लघु और गुरु को देखते हैं। लघु और गुरु। छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहते हैं। ये दोनों वर्ण के भेद हैं। दीर्घाक्षर को गुरु कहते हैं, जिसका चिन्ह इस आकार का होता है। इसके विपरीत ह्रस्वाक्षर को लघु लघु कहते हैं, जिसका चिन्ह आई आकार का होता है। आगे देखते हैं लघु और गुरु के नियम। लघु और गुरु के नियम देखते हैं। लघु पहला नियम है आ ई उ। इन ह्रस्व स्वरों तथा इनसे युक्त एक व्यंजन या संयुक्त व्यंजन को लघु समझा जाता है। जैसे कलम, ये तीनों वर्ण लघु हैं। इस शब्द का मात्रा चिन्ह जो है हुआ है लघु लघु लघु, मतलब आई 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 की तरह। दूसरा नियम है चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु कहलाते हैं। अब हाँ जैसे है हाँ, तो इसमें भी लघु मात्रा लगेगी। आगे देखते हैं गुरु का नियम। गुरु पहला नियम है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और री इत्यादि दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं। जैसे राजा, दीदी, दादी इत्यादि। इन तीनों शब्दों का मात्रा चिन्ह जो है गुरु है। अब दादी में गुरु गुरु गुरु, राजा में भी गुरु गुरु गुरु। आगे देखते हैं दूसरा नियम है ए आए ओ आओ। ये संयुक्त स्वर और इनसे मिले व्यंजन भी गुरु होते हैं। जैसे ऐसा, ओला, औरत, नौका इत्यादि। ये संयुक्त स्वर और इनसे मिले व्यंजन भी गुरु होते हैं। जैसे ऐसा, ओला, औरत, नौका इत्यादि। तीसरा नियम है अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। चंद्र बिंदु वाला नहीं होता है गुरु, वो लघु होता है। अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है वो गुरु कहलाता है। जैसे संसार, तो संसार में गुरु गुरु लघु होगा, लेकिन चंद्र बिंदु वाले वर्ण गुरु नहीं होते। साफ बता रहे हैं। अब आते हैं विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं। बता रहे हैं वासुदेवानंद जी कि विसर्ग युक्त जो वर्ण होते हैं ना वो भी गुरु होते हैं। जैसे स्वतः, दुख, इसमें क्या मात्रा लगेंगी? लघु गुरु और गुरु लघु लघु लघु। आगे देखते हैं संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है। जो संयुक्त वर्ण के पूर्व मतलब पहले का लघु वर्ण जो है वो गुरु होता है। जैसे सत्य, भक्त, दुष्ट, धर्म, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? सत्य में गुरु लघु लघु, भक्त में भी गुरु लघु लघु लघु। ठीक है, आगे देखते हैं संख्या क्रम गणना। संख्या क्रम और गण
संख्या, क्रम और गण। हमने गणना बोल दिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। संख्या, क्रम और गण। मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक एक गण मान लिया गया है। इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वार्णिक वृत्तों या छंदों में होता है, अतः इन्हें वार्णिक गण भी कहते हैं। इन गणों की संख्या 8 है। इनके भी उलटफेर से छंदों की रचना होती है। इन गणों के नाम, लक्षण, चिन्ह और उदाहरण इस प्रकार हैं। आगे देखते हैं। गण है, गण या गण है वर्णक्रम, आदि लघु, मध्य गुरु, अंत गुरु। ये गण में मात्रा चिन्ह कौन कौन से हैं? लघु, गुरु, गुरु। उदाहरण है बहाना। प्रभाव जो है शुभ रहेगा। मगड़ की बात करें तो आदि, मध्य, अंत, गुरु, तो इसमें तीनों जो है गुरु होंगे। उदाहरण क्या रहेगा? आजादी, प्रभाव शुभ रहेगा। तगड़ में आदि गुरु, मध्य गुरु, अंत लघु, तो गुरु गुरु लघु होगा। उदाहरण जो रहेगा बाजार रहेगा। प्रभाव अशुभ है तगड़ में। रगड़ की बात करें तो आदि गुरु, मध्य गुरु, लघु, आदि गुरु, मध्य लघु, अंत गुरु, और गुरु लघु और गुरु लघु और गुरु। और उदाहरण जो रहेगा नीरजा रहेगा। प्रभाव अशुभ है। जगड़ की बात करें तो आदि लघु, मध्य गुरु, अंत लघु, यानी कि लघु गुरु लघु। प्रभाव जो है, उदाहरण जो है प्रभाव रहेगा। प्रभाव जो है अशुभ रहेगा जगड़ में। भगड़ की बात करें तो आदि गुरु, मध्य लघु, अंत लघु, तो एक गुरु दो लघु। उदाहरण रहेगा नीरद, प्रभाव शुभ है। आगे देखते हैं। नगड़ की बात करें तो आदि, मध्य, अंत लघु, तीनों लघु होंगे। और उदाहरण रहेगा कमल, प्रभाव शुभ रहेगा। सगड़ की बात करें तो लघु, आदि लघु, मध्य लघु, अंत गुरु, और दो लघु एक गुरु। उदाहरण रहेगा वसुधा, और प्रभाव अशुभ रहेगा। आगे देखते हैं। काव्य या छंद के आदि में अगड़ अर्थात अशुभ गढ़ नहीं पड़ना चाहिए। शायद उच्चारण कठिन अर्थात उच्चारण या लय में दग्ध होने के कारण ही कुछ गुणों को अशुभ कहा गया है। कुछ गणों को जो है अशुभ कहा गया है। आगे देखते हैं। गणों को सुविधापूर्वक याद रखने के लिए एक सूत्र बना लिया गया है। सूत्र क्या है? यमाता राजभानस सलगा। इस सूत्र में प्रथम 8 वर्णों में 8 गणों के नाम आ गए हैं। आइए आगे देखते हैं। दशाक्षर कहलाते हैं। अंतिम 2 वर्ण ला और गा छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। जिस गण का स्वरूप जानना हो उस गण के अद्याक्षर और उससे आगे 2 अक्षरों को इस सूत्र से ले लेना होता है। बता रहे हैं वासुदेव नंदन जी कि उस गण के अद्याक्षर उससे आगे 2 अक्षरों को इस सूत्र से ले लेना होता है। जैसे तगड़ का स्वरूप जानना हो तो इस सूत्र का ता और उससे आगे के 2 अक्षर रा और जा, ताराज हो गया। ताराज में गुरु गुरु लघु चिन्ह दिए गए हैं। लेकर तगड़ का लघु गुरु जाना जा सकता है कि तगड़ में गुरु गुरु लघु इस क्रम से 3 वर्ण होते हैं। यहाँ
यह स्मरणीय है कि गण का विचार केवल वर्णवत होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से युक्त है। बता रहे हैं कि गण का विचार केवल वर्णवत होता है, मात्रिक छंद इस बंधन से युक्त है। अब आते हैं यति, गति और तुक पे। यति, गति और तुक। छंद शास्त्र में यति का अर्थ विराम या विश्राम, गति का अर्थ लय या प्रवाह, तुक का अर्थ अंत्य वर्णों की आवृत्ति है। सामान्यतः प्रत्येक छंद के 4 चरण या पाद होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है? यति होती है। कभी कभी एक एक पाद में अनेक यतियाँ भी होती हैं। छंद को संगीत के समीप लाती हैं। उसकी गति जो चरणों में लय भरकर उसे प्रवाहमान बनाती है। गति का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन यदि छंद के चरणों की मात्राएं ठीक हैं और मात्रा ठीक है और शब्दों का क्रम ठीक है तो गति अपने आप उत्पन्न होती है। चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। साधारणतः 5 मात्राओं की तुक उत्तम मानी गई है। अब पूछ ले कि कितने मात्राओं की तुक जो है उत्तम मानी गई है, तो 5 मात्राओं की। संस्कृत में तुक का महत्व नहीं था, किंतु हिंदी में तुक ही छंद का प्राण है। तो हिंदी में तुक जो है छंद का प्राण है, संस्कृत में तुक का कोई महत्व नहीं था। छंद के भेद देखते हैं। छंद के भेद। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद हैं। 4 कौन कौन से भेद हैं? वाणिक छंद, वाणिक छंद, वाणिक व्रत, तीसरा है मात्रिक छंद और चौथा है मुक्तक छंद। वाणिक छंद केवल मात्रा वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वाणिक छंद कहलाता है। व्रतों की तरह इसमें लघु गुरु का क्रम निश्चित नहीं होता, केवल वर्ण संख्या ही निर्धारित होती रहती है और इसमें 4 चरणों का भी होना अनिवार्य नहीं है। वाणिक छंद में वाणिक छंदों के 2 भेद हैं, साधारण और दंडक। पहले से 26 वर्ण तक के चरण या पाद रखने वाले वाणिक छंद साधारण होते हैं और इसमें अधिक वाले जो है दंडक। तो हिंदी को सुपरिचित छंद जो है घनाक्षरी को कवित्त भी कहा गया है और इसकी रूप या देव आदि जातियां दंडक में आती हैं। अच्छा, क्योंकि घनाक्षरी में 31 वर्ण, 16वें और 15वें वर्ण पर यति और अंत में लघु और गुरु। इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। और आगे बात करते हैं रूप घनाक्षरी की। तो रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण, 16वें वर्ण या प्रत्येक 8वें वर्ण पर यति होती है। देवकवि द्वारा प्रयुक्त जो है छंद देवघनाक्षरी है। इसमें 33 वर्ण होते हैं। 8 8 8 9वें पर यति और अंतिम दोनों वर्ण जो हैं लघु होते हैं देवघनाक्षरी में। किसका प्रिय छंद है? तो देवघनाक्षरी। उदाहरण पे आते हैं। दंडक वार्णिक छंद। दंडक वार्णिक छंद जो है घनाक्षरी का उदाहरण है। किसको पुकारे यहाँ रो कर अरड़े बीच, चाहे जो करो शरण तिहारे हैं। तो 16 पहली पंक्ति में 16 वर्ण है और दूसरी में 15 वर्ण हैं। कुल कितने हैं? 31 वर्ण हैं। तो 31 वर्ण वाले हम लोगों ने क्या पढ़े थे? दंडक वार्णिक छंद घनाक्षरी है। अब देवघनाक्षरी की बात करें तो देवघनाक्षरी का उदाहरण है झिल्ली झनकारे पिक, चातक पुकारे बन, मोरिन गुहारे उठे, जुगनू चमक चमक। पहले में 8 वर्ण, दूसरे में 8 वर्ण,
तीसरे में भी 8 वर्ण और लास्ट अंतिम लाइन में 9 वर्ण। कुल 33 वर्ण होते हैं किसमें? देवघनाक्षरी में। 31 वर्ण दंडक वार्णिक छंद में होते हैं। ये घनाक्षरी का उदाहरण है। और देवघनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। अब आगे देखते हैं रूप घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी का उदाहरण है ब्रज की कुमारिका वे, लीने सुख सारिका बा, ढोवे कोक करिकानी, केशव सब निवाही। तो पहली पंक्ति में 8 वर्ण, दूसरी में भी 8 वर्ण, तीसरे में भी 8 वर्ण, चौथे में भी 8 वर्ण। कुल 32 वर्ण किसमें होते हैं? रूप घनाक्षरी। जिसके रूप होते हैं उसके 32 वर्ण हो जाते हैं। आगे देखते हैं साधारण वर्णिक छंद की परिभाषा। 26 वर्ण तक का छंद जो है अमिताक्षर छंद को का साधारण वर्णिक छंद जो है 26 वर्ण तक का छंद में अमिताक्षर छंद को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। अमिताक्षर वस्तुतः हिंदी घनाक्षरी साधारण वर्णिक छंद की बात करें तो 26 वर्ण तक का छंद में अमिताक्षर छंद को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। अमिताक्षर वस्तुतः घनाक्षरी के एक चरण के उत्तरांश से जो है निर्मित छंद है। घनाक्षरी के एक चरण के उत्तरांश से निर्मित छंद है अमिताक्षर। अतः इसमें 15 वर्ण होते हैं और 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। जैसे चाहे जो करो सरड़ तिहारे है। इसमें कौन सा छंद है? तो अमिताक्षर, जो कि साधारण वर्णिक के छंद के अंतर्गत आएगा। पहले में 8 वर्ण, दूसरे में 7, कुल कितने वर्ण? 15 वर्ण। तो 15 वर्ण किसमें है? अमिताक्षर में। आगे है आगे देखते हैं वर्णिक वृत्त। उस समछंद को कहते हैं। वर्णिक छंद की बात करें तो उस समछंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों को लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। जो है बता रहे हैं वासुदेव नंदन जी कि वृत्त उस समछंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का जो लघु गुरु क्रम है वो सुनिश्चित रहता है। किसमें? तो वर्णिक वृत्त में। गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण के कारण इसे वर्णिक वृत्त, गणबद्ध या गणात्मक छंद भी कहते हैं। 7 भगड़ 2 गुरु मतंगयद सवया। इसके उदाहरण देखते हैं। मतंगयद या लकुटी अरुका मरिया या पर राजतिहुपुर के तजीडारे। इसमें 4 भगड़ 7 भगड़ और गुरु गुरु, ये रसखान की पंक्ति है। तो कुल 7 भगड़ होते हैं, 2 गुरु होते हैं, कुल 23 वर्ण होते हैं। किसमें? वर्णिक वृत्त में या मतंगयत सवैया कह लेते हैं इसको। अब आगे देखते हैं द्रुत विलंबित और मालिनी आदि गणबद्ध छंद जो है वर्णिक वृत्त में ही आते हैं। द्रुत विलंबित और मालिनी आदि गणबद्ध छंद जो है वर्णिक वृत्त हैं। आगे देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक कहलाता है। इसमें जो है वर्णिक छंद के विपरीत वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है और वर्णिक वृत्त के अनुसार ये गणबद्ध भी नहीं है, बल्कि ये गण पद्धति या वर्ण संख्या को छोड़कर केवल चरण की कुल मात्रा संख्या के आधार पर ही नियमित है। मात्रिक छंद की बात कर रहे हैं। दोहा और चौपाई आदि छंद मात्रिक छंद में गिने जाते हैं। दोहा के प्रथम तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे प्रथम चरण श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार,
बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो पहला चरण है श्री गुरु चरण सरोज रज। द्वितीय चरण है निज मन मुकुर सुधार। तो इसमें 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं। तृतीय चरण की बात करें तो बरनो रघुवर विमल जस, इसमें 13 मात्राएं। और चतुर्थ चरण में जो दायक फल चार में 11 मात्राएं। उपयुक्त दोहे के प्रथम चरण में 11 वर्ण और तृतीय चरण में 12 वर्ण होते हैं, जबकि कुल मात्राएं गिनने पर 13 मात्राएं ही दोनों चरणों में होती हैं। गढ़ देखने पर पहले चरण में भगड़ नगड़ जगड़ और दो लघु, भगड़ नगड़ जगड़ और 2 लघु, तथा तीसरे चरण में सगड़ नगड़ 3 नगड़ 1 सगड़। अतः मात्रिक छंद के चरणों में मात्रा का ही साम्य होता है, ना कि वर्णों या गणों का। अब आ जाते हैं मुक्तक छंद पर। मुक्तक छंद की बात करें तो मुक्त छंद चरणों के अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसका कोई नियम नहीं है। यह एक प्रकार का लयात्मक काव्य है जिसमें पद का प्रवाह अपेक्षित है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। किसका? तो मुक्तक छंद का। तो आज का हमारा टॉपिक छंद था, जो कि यहीं तक रखते हैं पहले भाग में। अब दूसरे भाग में हम चरण पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।